पिछले टॉपिक में हमने रिवाइज किया था कक्षा 11 का चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण और सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम हुआ रहा है। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। हमारा जो मेन जो विचार है ये है कि जितने भी प्रश्न आएंगे चाहे वो बाहर से आए पर उनका कहीं ना कहीं रिलेशन बुक से होगा, और अगर बाहर से आ गया तो वो कंपटीशन का फील्ड नहीं होगा, कंपटीशन वही होगा जो प्रश्न बुक से आया होगा। हमने अब तक ये पढ़ दिया था वर्गीकरण में कि वर्गीकरण की मुख्यतः 3-4 प्रणालियाँ हमने पढ़ी थी, जिसमें से सबसे पहली प्रणाली थी जो कि लिनियस के समय थी, और उसको हमने कहा था कि 2 जगत प्रणाली थी, और उसमें 2 जगत थे, एक था प्लांट और एक था एनिमलिया या एनिमल, एक बार के लिए मान सकते हैं। प्लांट उसको माना था लीनियस के समय में। अब ये हमने चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली लीनियस का था या नहीं था, पर मोटे तौर पर ये कि अगर 2 जगत प्रणाली की बात करें तो उसमें 2 जगत हैं, एक प्लांट और एनिमल। और प्लांट का जो आधार था वो था कोशिका भित्ति होना या ना होना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस ये बाद में आए थे। तो अगर पूछ ले कि इस 2 जगत प्रणाली में प्लांट में कौन कौन से आएंगे, तो जिनमें भित्ति आएगी वो सब प्लांट में आएंगे। और भित्ति किस में होता है? मोनेरा में होती है भित्ति। तो मोनेरा वर्ग वाले बैक्टीरिया सारे इसमें आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, और साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, जिनमें भित्ति होती है वो सब आएंगे। फंगस में भी भित्ति होती है तो वह सब इसमें आ जाएंगे। और एनिमल में कौन से आएंगे? जिनमें भित्ति नहीं होती, जैसे अच्छा प्लांट में वो भी जो आज के समय प्लांट माने जाते हैं वो सब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वो भी आ जाएंगे। और एनिमल में उसमें बिना भित्ति वाले जीव जो बच गए हैं वो बस आप एग्जाम्पल देकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर 5 जगत प्रणाली हमने पढ़ी थी जो कि व्हिटेकर ने दी थी, व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली। और 5 जगत प्रणाली में हमने पढ़े थे 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, और ये यहाँ बनाया हुआ है कल का ही मोनेरा, प्रोटिस्टा। हम वापस बना लेते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। फंगस और प्लांट और एनिमलिया। और हमने पढ़ा था कि इनके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये 2 लगभग एक साथ काउंट होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। और ये बाकी 3 है, ये एक तरह से कनेक्टेड है। मोनेरा क्या है, इसको हमने कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों में एक फीचर कॉमन है कि दोनों ही एक कोशिकीय है। तो इनमें पहली फीचर क्या है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यानी जिनमें केंद्रक है वो पैक्ड नहीं है। और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ केंद्र पे झिल्ली नहीं होती बल्कि किसी भी अंग पे झिल्ली नहीं होती, झिल्ली वाला कोई अंग नहीं होता, यानी ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ना इसमें ईआर होता है जो जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोरेटिकुलम जो भी बोलते हैं, और ना इसमें गोल्जी उपकरण होता है। सीधा बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, अंदर कोशिका झिल्ली होती है। और प्रोटिस्टा को एक कोशिकीय यही होता है, बस ये यूकैरियोटिक होता है, यानी झिल्ली वाले अंग मिलते हैं इसमें। और फंगस में हमने पढ़ा था ये तीनों एक साथ कनेक्ट किए हैं। इसमें बीच वाला सबसे पहले पढ़ते हैं, ये स्वपोषी है, ये विषमपोषी है जो प्लांट पे निर्भर है, और ये भी विषमपोषी है पर ये मृत जीवों पर निर्भर है। इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है प्लांट में। और फंगस में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की होती है। ये है सब बचे हुए, मोनेरा को छोड़कर सबके सब यूकैरियोटिक है। और बस ये 3 फीचर हैं। इसके अलावा जनन की विधियाँ वगैरह है जो आधार बनाया था। हमने पढ़ा था कि लिनियस ने जो व्हिटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसका आधार क्या था। तो एक ये भी प्रश्न आता है आधार क्या था। तो आधार आप यहाँ से कह सकते हो, इस एक कोशिका से तो आप कह सकते हो कोशिका का प्रकार एक आधार था उसका। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से आप कह सकते हो कोशिका का प्रकार, और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अच्छा ये भी ध्यान रखो ये एक कोशिकीय, ये कोशिकीय, ये बाकी सारे बहुकोशिकीय। एक फंगस में एक यीस्ट ऐसा होता है जो एक कोशिकीय होता है। कोशिका का प्रकार और शरीर की संरचना यानी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, तो इसको हम बोलते हैं काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम बोलते हैं पोषण का प्रकार, क्योंकि ये आगे की तीनों है ये पोषण के आधार पर है, स्वपोषी या विषमपोषी, तो इसको हम बोलते हैं पोषण प्रकार। फिर हम बोलते हैं जनन विधि या जाति वित्तीय संबंध भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से क्या रिलेशन है इनका। और फिर हम इसमें एक चीज़ और बच जाती है कि कोशिका भित्ति, ये वर्गीकरण का आधार था व्हिटेकर का। तो ये हमने कल कर लिया था, इसको आप अलग से नोट कर लेना अपनी बुक में।
और आप नोट करते हो तो उस खुद की मेमोरी से नोट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार यहाँ तक सुन लीजिएगा इस समय तक के लिए, और फिर आप अपनी मेमोरी से इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। आज इसके बाद हमने पढ़ा था 3 डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने 3 डोमेन जो पढ़ा था वो ये 3 डोमेन थे। 3 डोमेन में हमने 2 प्रकार के जो मोनेरा का वर्गीकरण था वो तोड़ दिया। तो एक सिस्टम ये भी होता है जिसको हमने कल भी पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं 3 डोमेन थ्री डोमेन 6 किंगडम। 3 डोमेन कौन से होते हैं? तो 3 डोमेन करना है तो आपको एक तो जो मोनेरा होता है उसी को तोड़ना होता है। मोनेरा के आप 2 हिस्से कर दो। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, मोनेरा ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही मोनेरा है। हालांकि मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा माइकोप्लाज्म भी आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। मोनेरा हम बाद में पढ़ लेंगे। मोनेरा और मोनेरा के 2 हिस्से कर दिए, एक आर्कियोलॉजी यानी प्राचीन बैक्टीरिया, और एक इसमें कर दिया यू बैक्टीरिया। और जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी, आपको यू का अर्थ पता होना चाहिए। यू का अर्थ होता है वास्तविक, जैसे यूकेरियोटिक जिसमें वास्तविक केंद्र को, और वास्तविक केंद्र किसको मानते हैं? जिसमें केंद्र का जो डीएनए होता है ना उसके बाहर झिल्ली होती है, उसको वास्तविक केंद्र को मानते हैं। और अगर सीधा डीएनए या आरएनए उसके ऊपर कोई झिल्ली ना हो तो उसके हम बोलते हैं कि ये केंद्र को वास्तविक नहीं है, और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और वो मोनेरा में आते हैं। यू बैक्टीरिया, तो इसको यू का मतलब क्या है? वास्तविक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। फ़र्क क्या होता है दोनों में? अच्छा, ये 3 डोमेन है। 2 डोमेन तो ये हो गए, 1 डोमेन 2 डोमेन, और जो तीसरा डोमेन है वो है प्रोकैरियोटिक का। ये दोनों यूकेरियोटिक है। ये भी यूकेरियोटिक है, ये भी यूकेरियोटिक है, ये भी यूकेरियोटिक है। ये लिखना था यूकेरियोटिक का जो तीसरा डोमेन है ये बचता है यूकेरियोटिक। यू बैक्टीरिया फिर यूकेरियोटिक, ये 3 डोमेन हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और सारे यूकेरियोटिक जीव। और इसी यूकेरियोटिक जीव के बाकी वर्गीकरण है। कौन सा? प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमेलिया। अब देखो इसमें टोटल किंगडम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 किंगडम हो गए, और इनको 3 डोमेन कहा जाता है। ये 3 डोमेन भी है, ये इसको डोमेन भी बोल दो, किंगडम बोल दो। अभी ये 3 डोमेन 6 किंगडम सिस्टम हो गया है। और इसके बाद हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था इसके बाद हमने ये सारणी पढ़ी थी। यहाँ से प्रश्न आता है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बुक में जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया उसको भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आप नोट्स में जब पढ़ते हो ना तो वो एग्ज़ाम में चित्तर दिमाग में नहीं आता। जबकि आप बुक से पढ़ते हो ना तो एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर साथ में याद रह जाता है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कई बार सिर्फ टॉपिक का हिंट मिल जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन किस तरह का है। तो बुक में भी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया था। इसके बाद ये यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे मोनेरा में आ जाते हैं। मोनेरा में आपको हमने ये जानकर दी है कि मोनेरा असल में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। मोनेरा का वैसे डेफिनेशन एक ही है मोटे तौर पर कि ये सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। मोनेरा यानी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आज का नोटबुक बना देते हैं इसके साथ ही यहाँ। तो नोट कर लेते हैं इस चीज़ को। आज के नोट्स में ये शामिल करना साथ में। कल से हम क्या बना रहे थे? पॉइंट बना रहे थे क्या? जो भी है स्टार लगा के नोट कर लेते हैं सीधा।
मोनेरा क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और इसका एक अर्थ ये भी बनता है कि इसमें लगभग सभी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है। यहाँ से प्रश्न आता है, आपको पता है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को कभी कभी बीजी एल्गी भी कह सकते हैं और यहाँ पे उलझा देता है वो कि एल्गी है या क्या। ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया ही होता है, बस इसका नाम शुरू में गलतफहमी में एल्गी रख दिया गया था और तब से इसका नाम बस एल्गी चल रहा है। ये एल्गी नहीं है। और इसके बाद इसमें आता है माइकोप्लाज्मा। ये इसके एग्जाम्पल आप साथ में याद कर लोगे। और माइकोप्लाज्मा, इसमें जो मोनेरा वर्गीकरण है इसमें सभी पर कोशिका भित्ति होती है और माइकोप्लाज्मा इनमें सबसे छोटा होता है, तो इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसको एक्स्ट्रा नोट कर लो साथ में ही मोनेरा के अंदर ही कि सभी मोनेरा में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और माइकोप्लाज्मा में तो जब आप एक नया शब्द देखो ना तो उसको एक अलग टेबल बना लो शब्दों की। तो हम एक चीज़ और करेंगे, तब शब्दों की टेबल बना लेते हैं और जब भी आप उस शब्द को रिवाइज करो तो शब्द को देखकर याद किया करो कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो हम एक चीज़ और सीन ऐड कर लेते हैं। सभी मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है। फिर यहाँ पे नोट करो माइकोप्लाज्मा क्या है। ये सबसे छोटा मोनेरा होता है, सबसे छोटे एक कोशिकीय जीव। ये सच में सबसे छोटे मोनेरा ही नहीं होते, ये एक कोशिकीय जीव में सबसे छोटे यही होते हैं। और इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती क्योंकि छोटे हैं, तो फिर इनके पास सामान भी पूरा नहीं है। हालांकि बाकी मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब में कोशिका भित्ति होती है। तो अपवाद है इसमें माइकोप्लाज्मा। और आज की सारणी में हम साथ में ही जोड़ लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे शब्दावली में यहाँ पे लिख देते हैं शब्द सूची। और जब रिवाइज करो तो शब्द सूची को देखना आप, ठीक है। माइकोप्लाज्मा। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, दो प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े थे हमने, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जो हमने 6 डोमेन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने 6 किंगडम पढ़ा था सिस्टम, जिसमें हमने 3 डोमेन पढ़े थे। एक का नाम था आर्की, और आर्की के अंदर इसका उत्तर है आर्कियोलॉजी जैसा होता है, मतलब प्राचीन। तो ये प्राचीन बैक्टीरिया है और ये पृथ्वी के प्राचीन स्वरूप में पैदा हुए थे। प्राचीन स्वरूप यानी बहुत गर्म, बहुत नमकीन, बहुत अम्लीय। और यहाँ से प्रश्न आता है इसके नाम में, जो बहुत गर्म हिस्से में रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। एसिड भी है, थर्मो भी है। जो लवणीय में रहते हैं उसको हैलोफिल भी बोलते हैं। जैसे हैलोजन होता है, हैलोजन से नमक बनता है ना, तो नमकीन जैसे लवणीय क्षेत्र। और अगर कोशिका भित्ति एक दूसरे से भिन्न होती है, वो अलग पॉइंट है कि पूछ ले आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो मेन अंतर क्या होता है, वो उसकी भित्ति का ही होता है। बाकी इनमें कोई जो ये अंतर है ना कि ये गर्म जगह रहते हैं और ये तो उसकी विशेषता है, पर जो विभाजन का आधार क्या है, कोशिका भित्ति। और मेथनोजन प्रश्न आ सकता है कि मेथनोजन किस में पाए जाते हैं, तो ये भी सारे आद्य बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये हम जोड़ लेते हैं इसको यहाँ पे, दूसरी शब्दावली आद्य बैक्टीरिया, जिसको आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जब आप इस हिस्से को देखो तब आपको दिमाग पे जोर देना है कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था।
फिर हम यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जिसको वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकता है, तो इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी ऑप्शन बनते हैं वहाँ पे एग्जामिनर घुमा सकता है। क्लोरोफिल ए बी सी डी आपको कुछ भी दे सकता है, तो आप उत्तर लिखोगे इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और फिर आप 2 बैक्टीरिया बुक में दे रखे हैं, नोस्टॉक और एनाविना। इस पर प्रश्न भी आया पहले। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी हवा में जो उड़ती हुई नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं, यानी उसको कंपाउंड बनाते हैं मिट्टी के अंदर। कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, तो उससे अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट बना सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रश्न क्या आता है कि ये क्या है। अगर प्रश्न पूछे कि नोस्टॉक और एनाबिना क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नोस्टॉक और एनाबिना बैक्टीरिया है। क्या खासियत है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये चित्र याद रखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक से पढ़ा करो, ये चित्र दिमाग में बैठ जाएगा आपको। ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, जिनमें से कुछ कोशिकाएँ होती है जो हेटेरो टाइप की होती है। ये एक शब्द है जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फिजिक्स में जगह जगह ये काम आता है। हेटेरो का मतलब होता है भिन्न प्रकार का। एक तो होता है होमो यानी सेम, एक होता है हेटेरो यानी अलग। सिस्ट का मतलब कोशिका होती है, तो हेटेरोसिस्ट यानी ऐसी कोशिका जो बाकी कोशिकाओं से अलग होती है। बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी होती है और उस पूरी कॉलोनी के अंदर कुछ कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है, जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और यही कोशिका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। यहाँ पे टेटेरोसिस्ट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, हेटेरोसिस्ट है ये। और प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा ये दिख रहा है अभी। बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक और एनाबिना, प्रश्न आ सकता है कि क्या कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। हेटेरोसिस्ट होता है इनमें, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया बना सकते हैं। और ये इनमें प्रश्न बनता है, तो इस चीज़ को नोट कर लो आप कि नोस्टॉक और एनाबिना क्या है। मैं सिर्फ इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ और आप दिमाग पे जोर डालना जब भी पढ़ोगे। तो नोस्टॉक और एनाबिना क्या क्या प्रश्न दिमाग में डोल डालना है कि क्या है और क्या विशेषता है। बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। और इनमें एक क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट वो कोशिका होती है पूरी कॉलोनी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर सकती है। बाकी कोशिकाएं खाना वाना बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, ये अपना टाइम पास करती है। सॉरी, प्रकाश संश्लेषण नहीं, बाकी कोशिकाएं अपना खाना बनाती है, ये बाकी प्रोसेस करती है। और ये कोशिका सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसके अलावा इन पे एक पूरी जो ये स्ट्रेन है, ये जो तंतुमय संरचना है, इसके ऊपर एक चिकना पदार्थ भी पाया जाता है, जिसको इसने सीधा लिखा है श्लेष्म अच्छद। और यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या, इसका नाम जलीनुमा आवरण से ढकी होती है। बस ये चित्र याद रखोगे और ये वाला हिस्सा भी ध्यान में रखोगे कि इसमें एक संरचना पाई जाती है। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, एग्जामिनर के सामने बहुत बड़े प्रश्नों के ऑप्शन है, तो ये ऐसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है, साइट्रस कैंसर जो रोग होता है, साइट्रस कैंसर या साइट्रस कैंकर, ये किससे होता है, बैक्टीरिया, फंगस, किससे होता है। तो ये खुद में एक प्रश्न है, तो बस मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ। और जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि साइट्रस कैंकर क्या है, तो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। बस अब चलते हैं इसमें आगे। और देखो, बैक्टीरिया होते हैं वो सामान्यतः कोशिका विभाजन करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता होता टूट जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं उनमें बड़ा होना और जनन एक ही प्रक्रिया के दो अंग है। मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य बड़ा हो जाता है, फिर जनन उसकी मर्जी से होता है। बैक्टीरिया में अगर वो बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वो टूटेगा पक्का। तो इसका मतलब बड़ा होता हुआ जीव यानी वृद्धि और जनन एक ही प्रक्रिया के दो भाग हैं। तो ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना। तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से जो नॉर्मली इसका जो तरीका होता है, ये होता है कोशिका विभाजन। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाता है। पर कभी कभी ये बीजाणु भी बना सकते हैं, लैंगिक जनन भी कर सकते हैं, जिनमें लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन का तरीका है, जिसमें ये तो चलो टूटता हुआ बैक्टीरिया, पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपना एक दूसरे के साथ मटेरियल साझा कर लेते हैं, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो ये भी आप बस इतना दिमाग में रखना कि हाँ, बैक्टीरिया भी लैंगिक जनन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनने का संभावना बहुत कम है।
माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने वहाँ पे टाइटल जोड़ दिया है। आप याद रखना कि ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, इनसे छोटी कोई कोशिकाएं नहीं होती, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। ये पूरे का पूरा प्रश्न बन सकता है। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने जनरल सा शुरू में पढ़ा था कि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, पर ये एक ऐसा किंगडम है जिसकी सीमा तय नहीं है। और यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है कि जैसे एग्जाम्पल है शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है मान लो। अब चूंकि वो एक कोशिकीय है तो कुछ लोग उसको प्रोटिस्टा कह सकते हैं, पर चूंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसको पादप भी कह सकते हैं। सीमा तय नहीं है, पर नॉर्मली ऐसा होता है कि एक कोशिकीय कोई भी जीव जो यूकैरियोटिक है और किसी और जगह में फिट नहीं बैठ रहा है उसको इसमें डाल देते हैं। और अब आजकल सीधा सा इसका नियम यही रह गया है कि जो भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं वो इसमें डाल देते हैं। पर जो आपको बार बार कन्फ्यूज करेंगे वो है जैसे शैवाल जैसे जीव। शैवालों को आप पादपों में भी पढ़ देंगे, पर देखा जाए तो शैवाल प्रोटिस्टा में आने चाहिए, क्योंकि नियम क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में जाएगा। और प्रोटिस्टा में सब प्रकार के जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, स्वजीवी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। हर प्रकार के जीव होते हैं। याद क्या रखना है आपको इसमें, इसमें कुछ भी यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस टाइप याद रखो। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलोट, और नाम में उत्तर है, ध्यान रखोगे। मैं इसमें गोले लगा देता हूँ जो जो इससे आप याद करोगे। एक तो है क्राइसोफाइट, ये एग्जाम्पल है इसका। एक डाइएटम, ये एक बार प्रश्न आ चुका है। डाइएटम किस में आता है, डाइएटम प्रोटिस्टा में आते हैं। वैसे प्रोटिस्टा में आप नाम पढ़ते ही समझ जाओगे, जो नाम सबसे अलग लगे वो समझ लेना प्रोटिस्टा में है, क्योंकि प्लांट वगैरह के नाम उनके अंदर ही मिल जाते हैं। पर इनके नाम या तो वो फंगस होते हैं जो समझ नहीं आते, फंगस के फिर भी पीछे सीलियम या फाइको ऐसे करके फंगस जैसे नाम मिल जाते हैं पीछे से, पर प्रोटिस्टा में ऐसा कुछ पता नहीं चलता। क्राइसोफाइट, डाइएटम सीधा सा बात है, दो भागों में दिखती है इसलिए इसको डाइएटम बोलते हैं, ये प्रोटिस्टा में आता है। और डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला होते हैं ऐसे जीव, और ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी इसमें आता है प्रोटिस्टा में। बस ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये बात की बात है, यहाँ से प्रश्न पूछने चांस बहुत कम है। फिर भी याद रख लो कि डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। चित्र याद रखोगे आप तो आपके सब याद रह जाएगा। जब भी बुक पढ़ो इस चित्र को गौर से देखा करो और फिर इसको पहचानने की कोशिश करा करो कि ये क्या है। ये डाइनोफ्लैजिलेट है और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी आप याद रखोगे। दोनों फ्लैजिला एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं होते, ऐसे एक फ्लैजिला ऐसे इस दिशा में होता है, एक फ्लैजिला जो ऊपर नीचे किसी दिशा में घूम सकता है, पर एक 90 डिग्री एंगल के साथ होता है फ्लैजिला। तो ये है डाइनोफ्लैजिला। और यहाँ से एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि डाइनोफ्लैजिलेट जो लाल रंग के होते हैं, सारे लाल नहीं होते, पर लाल वाले डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं। अगर ये समुद्र में तरक्की करने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो ये कई बार इतनी अधिक संख्या में हो जाता है कि समुद्र का पानी लाल रंग में नज़र आने लगता है और जिससे बाकी जीवों का मृत्यु भी होती है। और ये प्रश्न आ सकता है समुद्र का लाल रंग किसकी वजह से होता है, और शायद ये मैंने एक प्रश्न कहीं देखा भी था, तो ये लाल डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है। गोनियल एक्सिस का एग्जाम्पल है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी नोट कर लो एग्जाम्पल जहाँ भी दिखे। फिर आता है युग्निलॉइड, और युग्निलॉइड में क्या इंपॉर्टेंट है, ये वैसे देखा जाए तो युग्निलॉइड पूरा इंपॉर्टेंट है। युग्निलॉइड जब भी याद करो, मैं आपको एक राय दूंगा कि प्रोटिस्टा जब भी याद करो ये चारों चित्र याद रखो। युग्निलॉइड जो युगलिना जैसे जीव होते हैं उनको युग्लिनॉइड कहते हैं। इनमें क्या क्या ध्यान रखोगे, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला होते हैं, वैसे युगलिना में भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। और ये इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रोटिस्टा में जो कोशिका भित्ति की जगह जो भी प्रोटीन युक्त परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे पेलिकल बोलते हैं। और इससे इसकी संरचना लचीली बन जाती है, ये कोई पॉइंट नहीं है। इसमें दो कसाब होते हैं, एक छोटा एक लंबा। सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सूर्य ना मिले तो ये परजीवी भी बन सकते, परपोषी भी बन सकते हैं। और इनमें जो युग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में स्थित वर्णकों के समान होते हैं। यहाँ से प्रश्न वो पलट सकता है, कह सकता है कि नहीं होते, या इनमें
निचले वर्णक पद्मों वाले वर्णक मिलते हैं, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करोगे बस। तो ये यूग्लिनोइड है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, क्योंकि जहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं वहाँ पे ये ऑप्शन बन सकता है। डायनोफ्लैजिलेट में तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इसकी वजह से समुद्र का लाल रंग हो जाता है। यूग्लिनोइड में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कितनी फ्लैजिला होती हैं, 2 फ्लैजिला होती हैं, बराबर होती हैं, और लिख सकता है प्रश्न कि इनमें 2 समान फ्लैजिला होती है। तो ध्यान रखना, जिसने समान लिखा है तो हर शब्द पे गौर करो, क्या समान क्या समान भी हो सकती है। एक बार आपने हिंट दे लिया ना कि समान का असमान भी हो सकता है, तो फिर आप समझ जाओगे कि युगल एक टॉपिक आपने पढ़ा था जिसमें असमान था। और ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और बिना करे भी काम चला सकते हैं। इनमें उच्च पादपों वाले वर्णक होते हैं, यानी क्लोरोफिल ए जो वर्णक होता है, जो पादपों की खासियत होती है, वो कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल जैसे वर्णक वो इसमें मिलते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा में ही एक भाग अवपंक कवक। और अवपंक कवक अगर पूछा जाए पेपर में, क्या प्रश्न आ सकता है कि अवपंक कवक, इसका अंग्रेजी वेरिएंट देखकर मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा जब इस चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा। कवक नाम सुनकर इसको कवक नहीं मानना है। कवक का यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब है। कवक किसको कहते हैं? कवक जो मृत जीवी हो, जो सड़ी गली चीज़ों पे जिंदा रहे। तो इसमें एक ही खासियत है कि ये ऐसा प्रोटिस्टा है जो सड़ी गली चीज़ों पे जिंदा रहता है। बस ये कवक जैसा व्यवहार कर रहा है, पर इसमें काइटिन की कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए इसको कवक में नहीं डालते। सड़ी गली टहनियों या पत्तों पे ये जिंदा रहता है। और बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। और इसमें प्रश्न नहीं आ सकता, बस ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा नहीं है। ये आपको मिलान करने को दे सकते हैं कि कौन सा फंगस है, कौन सा प्रोटिस्टा है। तो कहीं ये लिखा हो अवपंक कवक और आप इसको सीधा देखते कवक में मिला दो, तो ऐसा नहीं है, ये कवक नहीं है, ये बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ है, नाम में उत्तर मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे अड़ेगा नहीं। पर प्रोटोजोआ 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोटोजोआ। अमीबा पूछ लेता है क्या है, अमीबा प्रोटोजोआ है, ध्यान रखना। और ये प्रश्न बहुत बार आया है, जैसे इस बुक में रोग वाले चैप्टर में एक रोग दे रखा है अमीबाइसिस, अमीबाइसिस या अमीबिया रोग। तो हाथी पाँव एक होता है रोग है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किससे होता है ये, तो इसका उत्तर क्या है? प्रोटिस्टा से। तो अमीबा क्या है? एक है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रोटिस्टा तो वो होते हैं जिनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं छोटे छोटे। एक प्रोटिस्टा वो होते हैं जिनके शरीर पर बाल की जगह फ्लैजिला होते हैं। और एक प्रोटिस्टा वो होते हैं जिनके शरीर पर कुछ नहीं होते। ये तो 3 कॉमन प्रोटिस्टा है। जिनके शरीर पर कुछ नहीं होता और वो अमीबा की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको अमीबिया प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसके ऊपर बाल होते हैं। और बाल को हिंदी में, अंग्रेजी में सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया वाले प्रोटोजोआ, इसको हिंदी में लिखा है कशाभिया प्रोटोजोआ। और जिन पे बाल की जगह फ्लैजिला होते हैं, जिनको फ्लैजिला वाले बोलते हैं, पक्षमापी प्रोटोजोआ। इसमें कशाब को या तो फ्लैजिला बोलते हैं या इसको फ्लैजिला बोलते हैं। पक्षमापी शायद ये इस छोटे वाले बालों को बोलते हैं। हाँ, तो हजारों की संख्या में पक्षमा पाए जाते हैं। तो ये जो अमीबा जिनके ऊपर पतले छोटे छोटे बाल होते हैं और ये तेजी से गति करने में मदद करते हैं, तो ये पक्षमापी फ्लैजिला है। और एग्जाम्पल पूछ सकता है, यहाँ से खेल होता है कि निद्रालु व्याधि नामक बीमारी किससे होती है। तो प्रश्न आ सकता है बैक्टीरिया से होती है, कवक से होती है, वायरस से होती है। तो निद्रालु व्याधि नाम की बीमारी होती है, वो प्रोटोजोआ से होती है। इस चैप्टर में 2 जगह नींद वाली बीमारी दे रखी है, तो अगर जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो वहीं से प्रश्न बनता है। तो निद्रालु व्याधि नाम की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। तो ये मैं बार बार यहाँ पे नोट नहीं करूँगा, बस मैं आपको सलाह देता हूँ कि ऐसा ही आप नोट करना। बाकी इस चैप्टर की जो शब्दावली है मैं अलग से PDF के रूप में अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। तो यहाँ से खींच लेते हैं इसको। कवक। कवक जब भी नाम सुनो तो आपके दिमाग में मशरूम आना चाहिए। मशरूम एक कवक है, सड़ी गली चीज़ों पे जिंदा रहते हैं कवक के। एक तो ये एग्जांपल है जो बहुत फेमस है। इसके अलावा डेंड्रफ जो सिर में होता है वो भी एक तरह का फंगस है। और इसके अलावा रोटी पे लगने वाला फंगस राइजोपस जिसको कहते हैं, वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। प्रश्न क्या आ सकता है?
तो क्वेश्चन वहीं से आएगा जहाँ पर आपको गड़बड़ लगती हो। रोग चैप्टर में जगह जगह दे रखे हैं। तो निद्रालु व्याधि नाम का रोग अगर पक्षमाभी प्रोटोजोआ से होता है तो ये जो कीट रोग है, ये कीट रोग पक्सीनिया से होता है। और ये किस में होता है? गेहूं में। ये पूरा का पूरा लाइन प्रश्न है, किस में होता है? गेहूं में होता है। रोग का नाम कीट रोग, और जो रोग कारक है उसका नाम पक्सीनिया, और जो प्रकार है उसका वो है फंगस। तो ये पूरा का पूरा आप एक साथ लिस्टेड कर लेना। कीट रोग किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया की वजह से होता है। यहाँ पे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस पक्सीनिया का नाम सुनते ही दिमाग में ये पूरी लाइन बिठा लो। गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया से होता है। तो ये पूरी लाइन याद रखोगे तो जैसे एग्जाम में पढ़ोगे तो हिंट पकड़ लेगा दिमाग। फिर पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, ये भी कवक से बनती है। कवक का जो मोटा तौर पर है ना, इसके नुकसान भी है और इससे एंटीबायोटिक भी बनते हैं, क्योंकि कवक होती है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी नष्ट कर सकती है। तो कवक से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि पेनिसिलियन जो कि पहली एंटीबायोटिक है दुनिया की, वो भी एक फंगस से बनी है। इसके बाद देखो, कवक होती है 2 प्रकार की। ये कवक में अगर कवक का शरीर होता है कुछ इस प्रकार छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है, जिनको हाइफी कहते हैं। और अगर इनके हाइफी के बीच में ये पर्दा है तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट वाला या पट्टीय। और अगर ये पर्दा नहीं है तो हम इसको बोलते हैं अपट्टीय या एसेप्टेट, नॉन एसेप्टेड, या अंग्रेजी में एसेप्टेड लिखते होंगे शायद। एक सेप्टेट होता है, एक एसेप्टेड। जिसमें सेपरेशन होता है वो सेप्टेट है, वरना एसेप्टेट है। और हिंदी में पट्टिया या अपट्टीय बोलते हैं। ये केंद्रक है इनमें। और अगर इनमें पट नहीं होता तो इसको अपट्टीय कहते हैं। और ये याद रखोगे क्योंकि फंगस में जो आगे वर्गीकरण किया जाता है उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनमें जो हाइफी मिल रही है वो पट्टीय है या अपट्टीय। ये मेरे को लग रहा है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, पर ये आगे देखेंगे इसको। इसके अलावा फंगस में जो मोटे तौर पे फंगस होती है, जो इसमें नाम आता है फंगस में कि ये ज़्यादातर होते हैं मृतजीवी, सड़ी गली चीज़ों पर जिंदा रहते हैं। पर कुछ फंगस सहजीवी भी होते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। तो पूछा जाए कि लाइकेन क्या है? सहजीवी। सहजीवी का मतलब 2 जीव एक साथ। कौन कौन सा? लाइकेन में एक तो होता है कवक और एक होता है इसके अंदर कवक के अलावा दूसरा ये आगे आएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। लाइकेन है जिसमें शायद पौधा भी होता है, उच्च परिजय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। तो दूसरा पादप होता है। और इसमें क्या होता है कि ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर लाइकेन में 2 जीव होते हैं एक साथ, वो हम आगे बढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है कि प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं। प्लाज्मोगेमी जब 2 फंगस की जो हाइफी होती है वो आपस में मिलती है, या 2 बीजाणु आपस में मिलते हैं, तो युग्मक आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का पूरा सामान शेयर कर लेते हैं। इसी को ही प्लाज्मोगेमी कहते हैं। यानी प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा में क्या क्या शामिल होता है? कोशिका में उसका केंद्रक और उसका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, यानी एक उस झिल्ली के अंदर का सारा मटेरियल, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और पूरा का पूरा प्लाज्मा अगर 2 युग्मकों का मिल जाए तो उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और इसके जस्ट बाद केंद्रक और मिलते हैं, यानी पहले उसका पूरा सामान मिलेंगे फिर केंद्रक से केंद्रक मिलेंगे, इसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। तो ये भी एक शब्द है जिसको मैं सूची में शामिल करूँगा, आप इसको याद रखोगे कि प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं और कैरियोगेमी किसे कहते हैं। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी होता है। ये लिखा है 2 केंद्रकों का संलयन होना, केंद्र संलयन यानी कैरियोगेमी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम कैरियोगेमी है, ये प्लाज्मोगेमी है। प्रोटोप्लाज्म होता है वो जब संलयन होता है किनका? 2 युग्मकों का। युग्मक क्या होता है? तो युग्मक कहीं भी आप शब्द सुनो तो ये दिमाग में डालना कि युग्मक का मतलब होता है 2 में से 1। तो अगर कवक ने लैंगिक जनन किया है तो इसका मतलब उसमें 2 हिस्से मिलेंगे और 2 में से हर हिस्से को हम युग्मक बोलेंगे। और जब युग्मक मिलते हैं तो उनका तरीका होता है मिलने का। इसमें तरीका ये है कि युग्मक होते हैं वो अपना पूरा मटेरियल एक दूसरे से साझा करेंगे, जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर उनका केंद्रक आपस में मिल जाएगा, जिसे कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियो, यूकैरियोटिक, कैरियो का मतलब केंद्रक होता है, तो यूकैरियोटिक
जैसे वास्तविक केंद्रक वाला, वैसे ही कैरियोगेमी यानी केंद्रकों का मिलना। और उसके जस्ट बाद में क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस होते ही जो 2N वाला केंद्रक होता है वो वापस NN वाली कोशिकाओं में टूट जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रक मिलते नहीं है, बस केंद्रक एक ही कोशिका में एक साथ रहते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है। ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है, फिर भी आप बस ध्यान रखना कि जब फंगस में दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो चांस होते हैं कि सबसे पहला तो प्लाज्मोगेमी होगा ही होगा, प्लाज्मोगेमी यानी उनका मटेरियल आपस में मिलेगा। फिर दो केंद्रक हो सकता है एक साथ रह ले, या हो सकता है दोनों केंद्रक मिल जाए। दोनों केंद्रक मिल जाए तो इसको कैरियोगेमी कहते हैं, और दोनों केंद्रक ना मिले एक साथ रहे तो इसको द्विकेंद्रक प्रावस्था बोलते हैं। और इस प्रकार की कोशिका में N+N की स्ट्रक्चर होती है। मिल जाए तो 2N बन गया तो हाथों हाथ इसमें मियोसिस होगा। और मियोसिस होते ही क्या होता है, मियोसिस होती है N बन कोशिका बनती है, यानी अगुणित बन जाती है। ये आप ध्यान रखोगे। माइटोसिस में 2 ही कोशिका बनती है और वो दोनों 2N होती है। मियोसिस में 4 कोशिकाएं बनती है और वो चारों N होती है। तो फाइकोमाइसिटीज, ये माइसिटी में जो आधार है, ये फाइको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, ये तीनों ही आधार। ये चौथा है, ये तो डाउट वाली फंगस होती है जिनका श्योर नहीं होता कि किस कैटेगरी में डालनी है, इसको ड्यूटीरियोमाइसिटी में डाल देते हैं। पर 3 माइकोसिटी दिए रखे हैं, ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इनका जो वर्गीकरण का आधार है ना, ये यही है कि जब इनमें प्लाज्मा कैरियोगेमी होता है तो कैरियोगेमी के जस्ट बाद में क्या बनता है, इस पे डिपेंड है ये। पहले हम फाइकोमाइसिटीज देख लेते हैं। देखो, एक इनका नाम ये है, मैं आपको तीनों वर्गीकरण एक बार मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। फाइकोमाइसिटीज, तो इसमें क्या होता है, ये तीनों वर्गीकरण का आधार क्या है कि सबसे पहले 2 युग्मक मिलते हैं फंगस के, दोनों NN है, 2N बन जाता है। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होने के बाद में 2N के बाद में क्या होता है उनका, इसके आधार पर ये नाम है। अगर एक ही कोशिका में जो फली आकार की कोशिका होती है उसमें 8 अलग अलग बीजाणु बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम बोलते हैं सेक या बोरा। और इसके आधार पर एस्कोमाइसिटीज है, एस्कस माइसिटीज, ये इसका नाम है। इसमें सेक शब्द इंपॉर्टेंट है, सेक यानी थैला, तो इसको थैली फंजाई भी बोलते हैं। इसमें 8 नॉर्मली 8 बीजाणु पाए जाते हैं। और फिर आप इसमें गुण वगैरह बाद में पढ़ लेंगे। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें बेसिडियम होता है, यानी 4 ही बनते हैं, 2N के बाद में सीधा टूटते हैं। वो NN प्रकार की 4 इसमें बीज बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये चारों बीजाणु बाहर की तरफ होते हैं। इसमें ये फली के अंदर है, थैली के अंदर है, तो इसको हम थैली फंजाई बोलते हैं। इसको माइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटी में बेस पर होते हैं, बेस यानी बाहर की तरफ। जैसे ये कोशिका बनी और यहाँ पे 4 बीजाणु बाहर की तरफ बनेंगे। पूरी संरचना का चित्र थोड़ा अलग होता है, पर मोटा मोटा आइडिया रखो, बाहर की तरफ होते हैं, तो इसको नाम बोलते हैं हम बेसिडियम। इस संरचना को बेसिडियम बोलते हैं। और इस प्रकार की जो माइसिटीज होती है इसको बेसिडियोमाइसिटीज कहा जाता है। और फिर आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो युग्मक संलयन होता है उसके बाद इसमें जो बनने का तरीका होता है वो होता है बीजाणु बनते हैं बस। इसमें मेरे को इसका एग्जैक्ट नहीं बता, बस आप याद रख लीजिए, मोटा मोटा वर्गीकरण यही है कि अगर एक फड़ी जैसी संरचना बन जाए, अंदर 8 बीजाणु बन जाए, तो वो थैला है, थैले को सेक बोलते हैं। और इसका नाम एस्कोमाइसिटीज बढ़ जाता है, एस, सेक शब्द बीच में आता है, ये एस्कोमाइसिटीज बन जाता है। और बेसिडियो में बेस यानी बाहर की तरफ, बेस पर 4 नॉर्मली 4 बीजाणु होते हैं, तो इसको बेसिडियोमाइसिटीज बोल देते हैं। और फाइकोमाइसिटीज में थोड़ी अलग संरचना होती है। और प्रश्न क्या बनता है इसमें, प्रश्न बनता है कि फाइकोमाइसिटीज होता है ये पट्टिया होता है, अपट्टिया, यानी इसकी जो आईफी होती है ये ऐसी होने की बजाय ऐसी होती है। ऐसे मान लो कि इसको गायब कर लेते हैं तो ये ऐसे होते हैं। तो फंगस में जो इसमें तंतु होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। और
ये जो एस्कोमाइसिटीज है ये पट्टियाँ होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं, ये भी पट्टियाँ होती हैं। पट्टियाँ यानी इसकी जो जूम करके देखेंगे तो आपको इस चीज़ में छोटी छोटी संरचना मिलेगी। तो ये पट्टी है संरचना, हर संरचना के बीच में से पट्ट यानी पर्दा मिलेगा, दो के बीच में ऐसी संरचना मिलेंगी, हर संरचना के बीच में ये पर्दा मिलेगा, तो ये पट्टियाँ है। और ये आप बुक से पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होगा। पहले फाइकोमाइसिटीज है, इसमें पट्ट नहीं होता, इसमें पट्ट होता है, इसमें पट्ट होता है। पर्सन कहाँ पे आता है? पर्सन आता है इस एग्जाम्पल से कि राइजोपस क्या है, एक फाइकोमाइसिटीज। वो आपको पर्सन दे देगा, यहाँ पे इसे राइजोपस लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा न्यूरोस्पोरा और यहाँ पे लिख देगा पक्सिनिया और बोलेगा मिलान करो इनको। सामने क्या लिखे देगा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये यहाँ से एक पर्सन बन सकता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है वो ये है, तो आप एग्जाम्पल याद कर लोगे, ये इसका सबसे टफ पार्ट है। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। राइजोपस में जो रोटी पे मिलने वाला कवक है, ये भी एक पर्सन है कि रोटी पे लगने वाले कवक को क्या कहते हैं? राइजोपस। 10वीं क्लास में दिया हुआ ये। और सरसों पर एक उगने वाला परजीवी फंगस है, यहाँ से तो संभावना ये भी पर्सन बन सकता है। राइजोपस रोटी पर, एल्बुगो सरसों पर, पक्सिनिया गेहूँ पर, ये भी एक खुद में एक पर्सन बनता है। ये रहा गेहूँ का किट रोग होता है वो फंगस से होता है। और पशु विष्ठा पर उगने वाले फंगस भी होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि निम्न में से कौन सा फंगस रहता है जो पशु के गोबर पर उगता है? एस्कोमाइसिटीज। जो उसके साथ भी शायद एक उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि जो वृक्ष के ठुंठों पर जीवित पेड़ों पर कौन उग सकता है, तो वो है बेसिडियोमाइसिटीज। और इसका एक एग्जांपल है मशरूम, जिसको एगेरिकस भी बोलते हैं, मशरूम कहते हैं। तो ये पर्सन आ जाए तो आप याद रखना कि जो बेसिक फंगस होती है वो क्या होती है? मशरूम। तो मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज है। आपको बस अंतर करना है, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अंतर कर सकते हो। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज बेसिक फंगस है, बेसिक यानी मशरूम है ये, और इसके अंदर क्या होता है? बेस पर लगते हैं बीजाणु, बाहर की तरफ, अंदर नहीं होते सेल के। तो इसमें बीजाणु जो एस्कोमाइसिटीज है, एक सेल के अंदर 8 बीजाणु मिलते हैं आपको, तो सेक के अंदर मिलते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज। और अगर आपको बाहर की तरफ मिले बेस पर तो बेसिडियोमाइसिटीज। और फिर एस्कोमाइसिटीज में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये खुद कि अलैंगिक बीजाणु। अलैंगिक बीजाणु का मतलब कोई संलयन नहीं हुआ है, कोई केंद्रक नहीं मिला है, और सीधा ही एक कोशिका है, उसने खुद का ही विभाजन करके और ऐसी कोशिकाएं बना ली है जो अब पूरी फंगस को जन्म दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अलैंगिक बीजाणु। और यहाँ से प्रश्न आया था एक बार, कोनिडिया बोलते हैं अलैंगिक बीजाणु को। और अगर वही बीजाणु लैंगिक हो यानी 2 कोशिकाएं मिलने के बाद बना है तो उसको हम एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बोलते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज में उसको बेसिडियम बोलते हैं। तो बेसिडियम क्या है? लैंगिक भाग है उसका। लैंगिक बीजाणु वाला भाग क्या कहलाएगा? बेसिडियम। इसमें लैंगिक बीजाणु वाला भाग क्या कहलाएगा? एस्कस। और अलैंगिक वाला क्या कहलाएगा? कोनिडिया। और पूरी फंगस में भी जगह जगह कोनिडिया लिखा होगा, उनको कोनिडिया बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना जो अलैंगिक संरचना होती है उसको कोनिडिया बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लोगे। फिर क्या करोगे? फाइकोमाइसिटीज में एपटिया होता है, तो आप ऐसे चित्र बनाओगे, सारणी बना लोगे, यहाँ से आप बहुत सिंपल हो जाएगा आपका काम। फाइको लिख लोगे यहाँ पे लिख लोगे आप बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ पे लिख लोगे आप एस्कोमाइसिटीज, और यहाँ पे लिख लोगे कि बीजाणु का नाम क्या है, लैंगिक बीजाणु का नाम। तो इसमें लैंगिक बीजाणु का नाम है एस्कस, बेसिडियो में बेसिडियम, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस, और अलैंगिक बीजाणु का नाम लिखोगे कोनिडिया। और फिर लिखोगे फाइकोमाइसिट एपटिया होता है, ये बाकी पटिया होते हैं दोनों। फिर आप लिखोगे कि ये सड़ी गली चीज़ों में रुकता है नॉर्मल फंगस की तरह, और जो एस्कोमाइसिटीज है ये इसमें विशेषता है कि ये पशुमल पर उगता है, और बेसिडियोमाइसिट ये ठुंठों पर, लकड़ी के ठुंठों पर उगता है। और इसके बाद इसमें क्या प्रश्न बनता है? एग्जाम्पल्स का। रोटी वाली फंगस होती है वो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और खाने वाली जो फंगस है 2 यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, एस्परजिलस कौन सी फंगस है? एस्कोमाइसिटीज। नाम में ही देखो आप अंतर कर लोगे, एस्परजिलस, एस्कोमाइसिटीज। तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम्पल में। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। फिर एस्परजिलस के अलावा इसमें एक और चीज़ है न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा इतना ज़्यादा फंगस उपयोग में आने वाला फंगस है एक्सपेरिमेंट में
जैसे पादप जगत में एक पादप है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं। वैसे ही एक फंगस है जिस पे बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा को फंगस जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, यानी तुलना की जाती है इसकी कि जैसे पादप जगत में ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे ही फंगस जगत में न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट होता है। फिर एस एगेरिसिस पर प्रश्न आ सकता है। अगारासिस क्या है? मशरूम है एक, और यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। ये प्राय नहीं होता, वैसा कोई प्रश्न नहीं आता, बस ये प्रश्न बनता है कि कवक जाल क्या होता है? पट्टी है। पट्टी है यानी फंगस में इस तरह के आपको पार्ट मिलेंगे, हाइफी मिलेगी, इनको हाइफी बोलते हैं। और सारणी बना लेना, मैं आपको नोट्स में सारणी भेज दूँगा। और फिर ये कोनिडिया वापस लिखा है, प्रश्न आ जाए कोनिडिया क्या है, लैंगिक या अलैंगिक भाग। तो लैंगिक भाग में सबका अलग नाम है। एस्कोमाइसीटीज के लैंगिक भाग का नाम एस्कस है, बेसिडियम का बेसिडियम है, कोनिडिया अलैंगिक भाग होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है नहीं आपको। फिर आते हैं हम प्लांटी जगत पे। प्लांटी जगत नाम में ही पता चलता है कि जो हरे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो प्लांट है। पर कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो मौकापरस्त होते हैं। अगर उनको जीव मिलता है तो जीव भी कुछ भी नष्ट करके उनका शोषण कर सकते हैं। खाना तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुंह वगैरह नहीं होता पादपों के, पर ये सिस्टम ये होता है कि उनको गलाकर उनका पोषक पदार्थ ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखोगे, ब्लैडर वर्ट और विनस फ्लाई ट्रैप। नाम में एग्जाम्पल है विनस फ्लाई ट्रैप, मक्खी का जाल। मक्खियों को जाल में फंसाने का काम पौधा करेगा तो उसको फ्लाई ट्रैप बोलेंगे। और ये एक इसका परजीवी का उदाहरण है, विषमपोषी का उदाहरण है। तो प्रश्न आ जाए, निश्चित तौर पर सभी पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, पर कुछ विषमपोषी भी होते हैं, पर वो मौकाप्रस्थ यानी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। बाकी सभी पादप गारंटेड स्वपोषी होते हैं। सेलुलोज की परत होती है, अनपे कोशिका भित्ति, ये आप याद रखोगे कि कवक में होती है वो काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, पादपों में सेलुलोज की, और उनमें होती नहीं है, एनिमेलिया में। इसके अलावा इनमें एक यहाँ पे संतति एकांतरण दिया हुआ है, ये पिछले सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। संतति एकांतरण, संतति एकांतरण का मतलब होता है जब कोई ऐसा जीव हो, जैसे पादपों के उदाहरण ले लेते हैं। पादप आपको दो रूपों में मिलता है, एक खड़ा पादप, एक बीज पादप। ये भी पादप है, इसको जीव मानो एक बार के लिए। इसके सभी शरीर होते हैं, 2N होता है। इस बीज में भी क्या होता है? 2N होता है। बीच में एक पोजीशन ये भी आती है जिसमें N प्रकार का क्या मिलता है, जैसे फूल है, फूल में N प्रकार के आपको सिचुएशन मिलती है। तो ये एक तरह से दो रूप मिल गए पादप के, एक जीवन में ये N होते हैं, एक बार जीवन में ये 2N होते हैं। कुछ जो ये शॉर्ट टर्म के लिए N और N मिलने के बाद ये वापस 2N बन जाते हैं। पर कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म N रहते हैं, यानी उनमें ऐसा होता है, एक पौधा बनता है जो पूरा का पूरा N है, फिर उसके ऊपर एक बीजाणु लगेगा, फिर दूसरा पौधा बनेगा जो पूरा का पूरा N है, उस पर एक बीजाणु मिलेगा, दोनों बीजाणु मिलेंगे, 2N बनेंगे, फिर एक पूरा पौधा बनेगा जो खुद क्या होगा, 2N होगा। तो लाइफ में दो प्रकार के पौधे हो गए, N प्रकार के पौधे और 2N प्रकार के पौधे। तो ये भी संतति एकांतरण कहलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बस ध्यान में रखोगे, अगर कोशिका का टाइप चेंज हो रहा है, गुणसूत्र चेंज हो रहा है, तो उसी को ही संतति एकांतरण कहते हैं। एकांतरण का मतलब एक बार N, एक बार 2N, एक बार N, एक बार 2N। तो ये भी प्रश्न आता है, ये आप नोट कर लोगे इसमें। इसके बाद पादप जगत में अलग से पढ़ेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा मोटा खेल नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पर जंतु जगत में भी कोई मोटा खेल नहीं है, बस याद रखना कि क्या खासियत होती है इनकी। जंतु जगत यूकेरियोटिक होते हैं, जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं होती, जंतु जगत विषमपोषी होते हैं, आंतरिक पाचन करते हैं, खाते हैं चीज़ों को। फिर आते हैं विषाणु, वायरड, प्रोसंक यानी प्रियन। एक तो इनका अंग्रेजी नाम याद रखो, बस यहाँ पे बस हम ये पढ़ेंगे, वायरस, वायरॉइड, और जगह ही नहीं बच रही, यहाँ लिख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड और परियोन। नाम से पहले पकड़ो, वायरस क्या है? वायरस ऐसे जिनको हम सजीव नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ हैं जो जिनके बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कैप्सूल होता है, और अंदर क्या होता है, DNA या RNA, बस। तो ये जो संरचना है, बाहर प्रोटीन जिसको कैप्सिड बोलते हैं,
पूरा चित्र सफाई से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा मान लो, चोरस बना लेते हैं। ये वायरस है, बाहर प्रोटीन की लेयर है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। ये क्या है, इसकी प्रोटीन लेयर है, कोशिका भित्ति तो होती नहीं है। अंदर क्या है, या तो डीएनए है या आरएनए है। वायरॉइड में क्या होता है, वायरॉइड में कैप्सिड नहीं होता, सिर्फ बस ये वायरॉइड है, एक गोल संरचना जो आरएनए होता है, बस ये क्या है वायरॉइड। क्या खासियत है, कैप्सिड नहीं होता, कैप्सिड नहीं। प्रायन क्या है, नाम नहीं पता चल रहा, प्रायन क्या है, सिर्फ प्रोटीन, ना तो डीएनए है इसमें और ना ही कैप्सिड है। नो डीएनए, नो आरएनए, नो कैप्सिड, कुछ नहीं है, बस सीधा प्रोटीन। और इसमें क्या प्रश्न बनता है कि वायरस होता है, इसमें डीएनए और आरएनए होता है, तो किस प्रकार के वायरस में डीएनए होता है, किस प्रकार के वायरस में आरएनए होता है, ये यहाँ पे नोट किया हुआ है। देखो वायरस के आगे एक चीज़ लिखी है कि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी यानी इनके पास ऑप्शन नहीं होता परजीवी के अलावा कुछ और बनने का, इनको किसी और पर जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी बॉडी नहीं होती, वायरस की बॉडी नहीं होती। वायरस सिर्फ डीएनए होता है और उसके ऊपर एक परत होती है प्रोटीन की, और ये जब किसी दूसरी कोशिका में जाएंगे तभी जीवित माने जाएंगे, यानी ये परजीवी इनका होना मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अविकल्पी परजीवी है। तो यहाँ पे खेल हो सकता है, विकल्पी परजीवी है। दूसरा, यहाँ से एक बार प्रश्न भी आया था, वायरस को आप क्रिस्टल बना सकते हो। क्रिस्टल यानी भी जब तक ये दूसरी कोशिका में नहीं जाएंगे तब तक ये सिर्फ केमिकल है, तो इसको आप क्रिस्टल भी कर सकते हो, क्रिस्टलीकृत भी कर सकते हो, रवा बना सकते हो। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि वायरस को रवा बना सकते हैं कि बना सकते हैं। बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोटीन, क्योंकि ये दो ही तो चीज़ें हैं, प्रोटीन और डीएनए और आरएनए। फिर वायरस में दो प्रकार का आपको अंदर आनुवांशिक पदार्थ मिल सकता है, एक आरएनए, एक डीएनए। डीएनए और आरएनए में से कोई एक मिलेगा, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होता। और नॉर्मली जितने भी पादप वायरस हैं, नॉर्मली सारे नहीं, जितने भी पादप वायरस होते हैं एक लड़ी वाला आरएनए होता है पादप वाले में, और जंतु वाले में दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए होता है। नॉर्मली यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें इसने छोड़ दी, देखो आप गौर करोगे तो आपको मिल जाएगी। सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, यानी नॉर्मली पादप वायरस में डीएनए नहीं होता, पादप वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। नाम याद रख लो, इंसानों में क्या होता है, देखो इंसानों के लिए हम डीएनए टेस्ट करते हैं, तो जो जंतु वायरस होंगे उनमें डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और पादप वायरस में सिर्फ डीएनए होता है, नॉर्मली आरएनए होता है, कभी कभी डीएनए हो सकता है, गारंटेड नहीं है, एक लड़ी वाला, ठीक है। एक लड़ी का मतलब एक तो ये होता है ऐसे करके ऐसे बनता है डीएनए, ऐसे ऐसे करके, और एक सीधा ऐसे ऐसे बनता है, तो इसको एक लड़ी वाला बोलते हैं, एक लड़ी वाला, सिंगल स्ट्रैंड। और बैक्टीरियल वायरस, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उसको बैक्टीरिया फेज कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न है। इनमें दोहरी लड़ी वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 प्रकार के वायरस मिल गए, कौन से, ये भी सारणी बन गई। देखो फिर से, जितनी सारणी बना सकते हो उतनी सारणी बनाओ, पादप वायरस, जंतु वायरस और बैक्टीरिया को निर्भर खराब करने वाले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फेज वायरस। पादप वायरस होते हैं, इनमें नॉर्मली, परमानेंट पक्का नहीं हर बार, नॉर्मली आरएनए होगा, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। इसमें नॉर्मली क्या होता है, डीएनए होता है। ये क्या होता है, डीएस, डबल स्ट्रैंड होते हैं, दोहरी लड़ी, ये सिंगल लड़ी होता है, और ये भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, एसएस एसएस डीएस, ठीक है। फिर आता है कि सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है बस, और इसमें कुछ नहीं है। ये अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना बस। और यहाँ पे फिर से एक रोग दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक ये रोग याद रखना, मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है, वायरस से। वायरॉइड, वायरॉइड क्या होता है, इसमें इतनी लंबी जोड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखना कि बिना प्रोटीन का सिर्फ डीएनए या सिर्फ आरएनए होता है, उसको हम वायरॉइड बोलते हैं। और इसने सिर्फ आरएनए लिखा है तो डीएनए नहीं है, बस सिर्फ आरएनए, राउंड सर्कुलर आरएनए, और उस पर कोई प्रोटीन का कैप्सूल नहीं है, यानी कि कैप्सिड नहीं है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का जो रोग होता है वो इसी से होता है। ये नॉर्मली प्लांट को प्रभावित करता है, जंतुओं को प्रभावित नहीं करता। ये वायरस सेल का होता है सब,
याद रखोगे। फिर आता है प्रियोन, सिर्फ प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, ये प्रतिलिपि बना सकता है, ये प्रतिलिपि बना सकता है, यानी वायरस और वायरस प्रतिलिपि बना सकते हैं। प्रियोन होते हैं, ये प्रतिलिपि भी नहीं बनाते। ये सीधा सामने वाले का प्रोटीन ही खराब करते हैं। खुद प्रोटीन है, सामने वाले के प्रोटीन को कन्फ्यूज करते हैं और पूरा सिस्टम उसका नाश कर देते हैं। तो ये सिर्फ प्रोटीन है। प्रियोन क्या है? प्रोटीन के कण जिनकी संरचना क्या है, ख़राब है, बस सामने वाले के प्रोटीन को ख़राब कर देता है, जिसकी कोशिका में जाएंगे। और ये नॉर्मली जैसे वायरॉइड होते हैं, नॉर्मली प्लांट को प्रभावित करते हैं। प्रियोन नॉर्मली जंतुओं को प्रभावित करते हैं। और इसमें 2 रोग होते हैं जो दिमाग में जाकर सीधा असर करते हैं। मवेशी में जो रोग होता है उसको मेड गाँव बोलते हैं, दिमाग गाय पागल हो जाती है। और इंसानों में जो रोग होता है इसको CR जेकब रोग कहते हैं। तो ये 2 रोग याद रखोगे। किसकी वजह से होता है? यहाँ से प्रश्न सीधा ही बन सकता है कि मवेशी में मेड गाँव रोग होता है प्रियोन की वजह से, वायरॉइड की वजह से, वायरस की वजह से, किसकी वजह से। फिर आता है लाइकेन। हाँ, तो ये है लाइकेन होता है। इसमें पादप जिसको हमने बोला है वो याद रखोगे, वो शैवाल है। और एक होता है इसमें कवक। शैवाल आश्रय देता है, कवक उनको प्रोटीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देता है। कवक आश्रय देता है। अब क्योंकि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो शैवाल इनको प्रकाश संश्लेषण करके खाना पानी देते हैं और कवक इनको शरण देते हैं। तो ये एक लाइकेन है। और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, इसमें और कुछ नहीं है। प्रश्न क्या आता है यहाँ पे कि लाइकेन में 2 भाग कौन से होते हैं? तो एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। बस आज के लिए इतना ही। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको हर पेज के स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप उनको बस गोले मार लेना कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं।